लर्निंग आउटकम्स देखो क्या क्या है, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मीनिंग बताओ। लॉस होता है एसेट में। सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैपटॉप खरीदा, 10 दिन उसको यूज ही नहीं किया, रख दिया लैपटॉप। सो 10 दिन के बाद वो सेकेंड हैंड है या फर्स्ट हैंड? सेकेंड हैंड हो गया। आपने उसको यूज नहीं किया, फिर भी आपको जो पैसे मिलेंगे वो फर्स्ट हैंड के मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। मतलब डेप्रीसिएशन होता है एसेट्स में। डेप्रीसिएशन मीन्स लॉस इन वैल्यू, ओके, ड्यू टू यूज, और यूज ना करते हुए भी लॉस हो रहा है। करेक्ट? तो ये मीनिंग है। नेचर क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल। एक्सपेंस नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं। एक्सपेंस मतलब इसको लॉस बोलेंगे ना। नॉमिनल मतलब नॉमिनल के रूल्स आते हैं आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो दिस इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एंड ये टैंजिबल एंड एसेट्स के लिए है या इनटैंजिबल? टैंजिबल। इनटैंजिबल के लिए जो डेप्रिसिएशन होता है उसका ही नाम है अमोर्टाइजेशन। ओके, सो इंस्टीट्यूट को याद आया कि हम सिर्फ टैंजिबल का ही सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, फिर इंटैंजिबल का कौन सिखाएगा? हमें ही सिखाना पड़ेगा। सो उन्होंने अमोर्टाइजेशन भी ऐड कर दिया, बट सब सेम ही है, सिर्फ नाम अलग है। इंटैंजिबल के लिए आप क्या यूज करोगे? अमोर्टाइजेशन। Understand how to determine the amount of depreciation from the total value of property, plant, equipment and its useful life. So depreciation calculate करने के लिए हमें लगेगा value of asset, useful life and इतना ही लगेगा ना, scrap value लगेगी। ओके, सो ये 3 चीजें लगती है समर्थ डेप्रीसिएट कैलकुलेट करने के लिए। वैल्यू ऑफ द एसेट मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओके। यूजफुल लाइफ मतलब एक्चुअली आपने जितने साल के लिए यूज किया वो नहीं, आप एस्टिमेट कर रहे हो। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो एक एस्टिमेट लगाते हो, आता 2 वर्ष तरी हाथ, करेक्ट? ये एस्टिमेट है। फिर क्या होता है, 1 साल में ही इसको ऐसे यूज करते हैं कि 1 साल भी कैसे वैसे चल गया मोबाइल में, तो वो एक्चुअल यूज 1 साल ही हुआ। बट एस्टिमेट जब आप परचेस करते हैं, हाँ तो 2 वर्ष का ही ऐसा नहीं, दैट इज एस्टिमेट। तो यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेशन, नॉट एक्चुअल। सो इसलिए हम उसको यूजफुल लाइफ बोलते हैं। एंड एक्चुअल ईयर्स यूज्ड कुछ भी हो सकते हैं। सो जैसे मोबाइल, लैपटॉप आपके पर्सनल एसेट्स हुए, वैसे बिजनेस के एसेट्स का करना है। हम पर्सनल एसेट्स का एक्चुअली करते नहीं है ना। ऐसे मोबाइल का, मैम मेरे नोटबुक है उसमें मैं मेरे मोबाइल का डेप्रिसिएशन हर साल, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है ना इसका। हमें थोड़ी प्रॉफिट निकालना है कि मेरा इतना पॉकेट मनी आता है, फिर ये एक्सपेंसेस है और फिर ये मेरा प्रॉफिट है। सो ये कुछ करना नहीं है। इसलिए हमारे एसेट्स का, घर के एसेट्स का आप ऐसे करते हो क्या? नहीं मैम, हमारे घर पे टीवी ये है, घर पे शोकेस है, फर्नीचर, तो उसका मैं डेप्रिसिएशन लिखती हूँ। ओके, सो घर के एसेट्स का हम नहीं करते, हम ये बिजनेस के एसेट्स का कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है? कॉस्ट ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है? एस्टिमेट कर रहे हैं हम। ओके, अगर तुम टीवी परचेस करते हो तो तुम कुछ तो एस्टिमेट करोगे ना। एंड कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से यूज किया है उसको, लैपटॉप को बहुत अच्छे से यूज किया, बट अभी वो जो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चॉइस है क्या हमारे पास? नहीं। सो कितना भी अच्छा लैपटॉप है आपका, फिर भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं है वो। एंड आप जो सीए बन के काम कर रहे हो, उसमें जो टैक्स के सॉफ्टवेयर्स है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आपको लगेंगे, वो सॉफ्टवेयर आपके पुराने टेक्नोलॉजी के लैपटॉप पे चल ही नहीं रहे हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? नया लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर यूजफुल लाइफ आपको एस्टिमेट करते वक्त, अगर आप ऐसे वाले एसेट्स ले रहे हो जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो वो फास्ट रिन्यू करने पड़ते हैं। ओके, बाकी आपका टेबल कुर्सी 10-15 साल भी चल सकता है, फर्नीचर मतलब। एंड तीसरा हमने क्या डिस्कस किया? स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू मतलब पहले तो यूजफुल लाइफ हम एस्टिमेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के एंड में हमें ये सेल करके क्या अमाउंट मिल सकती है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू।
सो एक हमें लगा कॉस्ट, वो एस्टिमेटेड नहीं है, जो आपने एक्चुअल अमाउंट पे की है वो ना, कॉस्ट मतलब एक्चुअल अमाउंट पेड। एस्टिमेटेड कौन लोग है? दो, यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू, ये दोनों क्या है? एस्टिमेट है। सो इस दोनों में चेंजेस हो सकते हैं, ये दोनों एस्टिमेटेड है। सो चेंजेस होना मतलब क्या? क्यों हर ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर आपको चेक करना है कि मुझे परचेस करते वक्त लगा था ये लैपटॉप 10 साल चलेगा। ईयर 1 के एंड में, जब आप ईयर 1 का एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाओगे एक्चुअली, तब फिर से देखना है कि यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स ही है ना, क्योंकि 10 ईयर्स है तो डिवाइडेड बाय 10 करोगे ना, कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर ईयर 2 के एंड को फिर से चेक करना है 10 ईयर्स ही है ना, ईयर 3 के एंड को भी चेक करना है। सो ये 10 ईयर्स से कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। कम कब होगा कि अरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो आपका लैपटॉप 5 साल के बाद तो यूजफुल ही नहीं है, मतलब कोई लेगा नहीं, जिसको सिर्फ टाइम पास एक्सेल वगैरह और गेम्स खेलने उसके लायक बचा है अभी वो लैपटॉप। बाकी तो सॉफ्टवेयर्स कौन से चलते ही नहीं है जो आपके काम के हैं, टैक्सेशन, ऑडिट के, अकाउंटिंग के, वो तो कुछ चलते नहीं। सो आपको 2 ईयर्स के बाद ये समझा कि जो मुझे 10 ईयर्स लग रहा था वो अभी 5 ही साल है एस्टिमेटेड लाइफ। तो 2 ईयर्स के बाद ये समझा ना आपको, आफ्टर 2 ईयर्स आपको समझ में आ गया कि जो एस्टिमेट हमने पहले कितना किया था, एस्टिमेट कब किया था? एट द टाइम ऑफ परचेस ना, 10 ईयर्स किया था। हाँ, आफ्टर 2 ईयर्स 5 ईयर्स ही, तो उसमें से भी 2 ईयर्स हो चुके हैं, सो रिमेनिंग कितने हैं? हाँ, तो आपको ये वाले क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं कि 2 साल हो चुके, सो 2 साल का डेप्रिसिएशन हो चुका है, फिर जो अमाउंट बची है रिटर्न डाउन वैल्यू वो आपको डेप्रिसिएट कर देनी है ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, दैट इज 3 ईयर्स। मतलब एक्चुअली स्टार्टिंग के ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से 8 ईयर्स थे ना, तो आपकी WDV आप 8 ईयर्स पे डेप्रिसिएट करने वाले थे, बट आफ्टर 2 ईयर्स क्या समझा कि अभी 8 ईयर्स है ही नहीं। ओके, MS धोनी वाला डायलॉग याद आया क्या? बहुत टाइम है ना माही वाला, तो वो बहुत टाइम है ही नहीं, 8 ईयर्स, वो कितना हो गया? 3 ईयर्स पे आ गया। और सच में वैसे ही हुआ था, टाइम ही नहीं था, करेक्ट, एक्सीडेंट हो गया था ना उसका। सो रिमेनिंग 3 ईयर्स पे ही आपको डेप्रिसिएट कर देना है जो भी अमाउंट बची है वो। ओके, तो वो मेथड्स हम देखेंगे, इधर SLM, WDV, जो मेथड्स क्वेश्चन में दिए रहे हैं उस मेथड से आप डेप्रिसिएशन करोगे। ओके, सो ये हुआ चेंज इन यूजफुल लाइफ। चेंज इन स्क्रैप वैल्यू भी होता है। सो चेंज क्यों होता है? अगर हमारे एस्टिमेट चेंज हुए तो। सो आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर आपको स्क्रैप वैल्यू भी चेक करनी है। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या कि ये लैपटॉप को 10 साल के बाद क्या प्राइस मिलेगी सेल करने के बाद, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। तो परचेस के टाइम आपने कुछ एस्टिमेट किया होगा कि मैम ये 10,000 में जाएगा 10 साल के बाद, फिर आपको ईयर 1 के एंड में लग रहा है कि 10,000 भी कोई नहीं देना है, 8,000, एंड 5 साल के बाद तो इसमें वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो मैम स्क्रैप ही कर दो आप 500, 1000। ओके, और बहुत ही पुराना हुआ तो ऐसे हो सकता है मैम आपका स्क्रैप उठाने के लिए ही कॉस्ट लगेगी, मतलब आपको तो 0 मिलेंगे ही, और ये उठा के लेके जाने की जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वही आप दो, तो स्क्रैप वैल्यू निगेटिव हो गई, क्योंकि उसने 100 रुपया मांगे, स्क्रैप कर देना है इसको, मतलब मार्केट में जाके, जहाँ पर जूना बाजार मतलब, तो वहां तक लेके जाना पड़ेगा इसको, तो उसके ही 100 रुपए दो और लैपटॉप भी दो आपका, तो स्क्रैप वैल्यू 0 और उसके आगे निगेटिव 100। ओके, तो फाउंडेशन लेवल पे इतना डिफिकल्ट नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पे है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो कांच वगैरह होती है ना, कांच
को कोई पैसे नहीं देता है, मतलब जो आप स्क्रैप या भंगार बोलते हो ना, जो वेट करके आपको प्राइस देते हैं, जैसे हम रद्दी करते हैं इसका, तो ये वेट करके नहीं होता है कि कांच एक बार आपका स्क्रैप हुआ तो कांच लेके जाने के लिए वही पैसे मांगते, क्योंकि वो डस्टबिन में फेंकना भी अलाउड नहीं है, कचरे में फेंकना अलाउड नहीं है कांच, उनको लगेगा ना, जो सब वेस्ट मैनेजमेंट लोग करते हैं उनको। तो मतलब वहाँ पर क्या हुआ, आप कांच दे रहे हो और आप पैसे आप ही दे रहे हो, वो नहीं आपको देने वाले। ओके ओके, सो 1 मिनट का पॉज करते हैं। ऐसा है, उसको प्रॉपर डिसमेंटल या डिस्पोज ऑफ करने का रूल ही नहीं है ना, ये कचरे में नहीं डालना है, फिर किधर डालना है नहीं पता, इधर भी डालो, फिर वो रूल बनाओ ना, रूल ही नहीं हमारे इधर कुछ, सिर्फ कचरे में नहीं डालना है ग्लास कांच को, फिर किधर डालना है वो नहीं पता, फिर किधर भी डालो। ओके, सो स्क्रैप वैल्यू भी चेंज होगी। सो ये एस्टिमेट्स क्यों कैसे चेंज होंगे कि जो फैक्ट्स है उस टाइम एट द एंड ऑफ ईयर 1 जो फैक्ट्स थे कि हाँ ये टेक्नोलॉजी अभी भी चल सकती है, इसलिए आपके 10 इयर्स थे, एट द एंड ऑफ ईयर 2 आपको समझ में आ गया कि हाँ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। सो फैक्ट्स चेंज हुए, एस्टिमेट चेंज हो गए। उसके बाद क्या सीखना है, अंडरस्टैंड वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड लर्न एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच मेथड्स। सो एक कौन सी है, कौन सी, SLM, मतलब ही स्ट्रेट लाइन मेथड, करेक्ट। दूसरी, हाँ, फुल फॉर्म रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, करेक्ट। तीसरी, हाँ, डिप्लीशन, करेक्ट, वो इसके लिए लॉरी एंड माइंस के लिए यूज होती है ना, डिप्लीशन मेथड। असं काही आठवत आहे का बघा, सम ऑफ डिजिट्स मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, करेक्ट। वो तो फिक्स एसेट का जो नाम चेंज हुआ है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जो इसके जैसी है ना, यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करना है आपको। तो ये सारे मेथड्स हमें सीखने हैं, ये सारे मेथड्स डेप्रिसिएशन के ही है, ठीक है। एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो जो सिर्फ प्लेन बीकॉम कर रहे हैं, जो आगे जाके अकाउंटेंट बनने वाला है, वो सिर्फ SLM, तो SLM उसको अकाउंटिंग करना है, सिर्फ SLM मेथड से वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा एंड अकाउंटिंग करेगा। हम अकाउंटेंट बनने वाले हैं क्या, नहीं, हम एज अ ऑडिटर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको आपके क्लाइंट को बताना पड़ेगा ना, उसने नहीं CA किया इसलिए तो आपको अपॉइंट किया है ना उसने, कि इसमें से कौन सी मेथड लगानी है। ओके, एंड ऐसे वो कर सकता है कि मैम मशीनरी के लिए स्ट्रेट लाइन है, फर्नीचर के लिए भी स्ट्रेट लाइन है, बट जो लैपटॉप वगैरह है जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन पहले के ईयर्स में ज्यादा होगा, बाद में डेप्रिसिएशन कम होगा। ओके, बट जो फर्नीचर है, टेबल, कुर्सी, बेंचेस, ओके, क्लासरूम के केस में बेंचेस भी, तो यूटिलिटी इसकी कम होती है क्या, कि मैम फर्स्ट ईयर हम 3 लोग बैठ रहे थे, अभी 10 साल के बाद नहीं बैठ रहे, मतलब हम बड़े होंगे तो 3 बैठ सकते हैं ना, मतलब ईयर 1 को जो यूटिलिटी थी वही 10 साल के बाद है। लैपटॉप के केस में ऐसे हो सकता है कि पहले मैं पूरा यही लैपटॉप यूज कर रही थी, बट मैम अभी इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई कि इसमें हम सिर्फ वर्ड टाइपिंग का काम करते हैं, बाकी जब हमें टैक्सेशन ऑडिटिंग का काम करना है तब हमें ये लैपटॉप यूज करना पड़ता है।
और ये पुराने लैपटॉप पे हम जूनियर आर्टिकल्स को देते हैं और वो टाइपिंग करता है ऐसे। मतलब उस लैपटॉप की यूटिलिटी सेम है क्या जो ईयर 1 में थी? वो नहीं है, कम हुई ना बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो जैसे स्मार्टफोन के पहले डब्बा फोन थे बटन्स वाले, तो मैम अभी इस फोन से हम सिर्फ क्या करते हैं, कॉल लगाते हैं क्लाइंट को, एंड बाकी कुछ हमें कम्युनिकेशन करना है, ईमेल करना है। जैसे कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, फिर भी ट्रैवलिंग में मैं मेरे क्लाइंट को ईमेल कर सकती हूँ। सो मेरे पास पहले जो डब्बा वाला फोन था बटन्स वाला, उसका यूसेज कम हो गया, तो वहां पर WDV लगाना पड़ेगा। सो ये मेथड आप बता पाओगे, उसके ही फीस चार्ज करने हैं। ओके, एंड स्ट्रेट लाइन मेथड कब बताओगे? यूसेज सेम ही है ना। ओके, डे 1 को जैसे एसी का यूटिलिटी था वैसे ही है, सिर्फ वो पुराना होता है तो हम सर्विसिंग क्लीनिंग करते हैं, वो पार्ट अलग है। ओके, फर्नीचर का भी सेम, टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, डे 1 को जैसे बैठ रहे थे वैसे ही 10 साल के बाद बैठोगे। या अभी यूज कम हो गया? नहीं, जब वो टूट ही जाए पूरा तब स्क्रैप कर दोगे। करेक्ट? सो हर मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी सीखने हैं। अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो अभी फिक्स एसेट नाम है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर टेंजिबल एसेट्स के लिए ये नाम है, एंड इंटेंजिबल के लिए नाम इंटेंजिबल का नाम इंटेंजिबल ही है। सो डेप्रिसिएशन इज ऑन PP, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड अमोर्टाइजेशन इज ऑन इंटेंजिबल एसेट। फैमिलियराइज विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर change in the method of depreciation from straight line method to reducing balance method. Okay, so change in method change कब होती है? जब उसकी यूटिलिटी चेंज होगी तब। ओके, जिस पैटर्न में आप उस एसेट को यूटिलाइज कर रहे हो वो पैटर्न चेंज हुआ तो मेथड भी चेंज करनी है। पहले आपने SLM लगाया था, इसका ही मतलब उस एसेट की यूटिलिटी आपको हर साल सेम है, बट उसके बाद लगने लगा कि मैम अभी 5 साल के बाद ऐसे लग रहा है कि इसकी यूटिलिटी कम होते जाने वाली है। ओके, तो क्या होगा? WDV। सो फॉर एग्जाम्पल अगर बेंचेस का हमने लिया तो पहले तो SLM ही लगाओगे ना, बट आपको धीरे धीरे लगने लगा 10 साल के बाद कि मैम अभी बेंचेस नहीं लगने वाले, सब ऑनलाइन ही, वर्क फ्रॉम होम, जैसे लर्न फ्रॉम होम। तो पूरा 10 साल के बाद सब एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, एंड जो अभी स्कूल में है वो 10 साल के बाद कॉलेज एंड इसमें आएंगे, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बच्चे जैसे स्कूल से कॉलेज में आने लगेंगे, उनको सब एडवांस चाहिए, तो आप इस बेंचेस को मत रखो मैम। तो अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे आप फेज आउट कर दो, तो बेंचेस की यूटिलिटी क्या होगी आपके लिए मैम? कम होती जाएगी। तो आपका डेप्रिसिएशन का मेथड क्या करो? चेंज करो, SLM से WDV। ओके, तो ये हमने कैसे चेंज किया? एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज होने वाला है, मतलब ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये अगर एकेडमी आपकी क्लाइंट है तो आप ऐसे एडवाइस दोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल बालाजी वेफर्स वाला बालाजी आपका मैन्युफैक्चरर है ना वेफर्स का, वो आपका क्लाइंट है। तो वेफर्स बनाने के लिए जो मशीनरीज होंगे फैक्ट्री में, तो पहले आपको वो स्टडी करना पड़ेगा, वो मशीनरी। ओके, अगर वो बता रहा है कि अभी मेरे पास ये मशीनरी है, इससे मैं वेफर्स बनाता हूँ, एंड वो आपको बता रहा है कि बट 2 साल के बाद कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीनरी आ रहा है 2 साल के बाद, तो धीरे धीरे हम शिफ्ट होने वाले हैं इस मशीनरी से उस मशीनरी को। तो इसकी यूटिलिटी पहले हम साइमल्टेनियसली दोनों पे चलाएंगे प्रोडक्शन, एंड उसमें फिर शिफ्ट होने के बाद इसको बंद कर देंगे, मतलब यूटिलिटी कम हो गई। ओके, अभी नए इस पे बहुत लोड ही आ गया, तो ये हमने स्पेयर में रखा है पुराना वाला, तो ये कभी कभार यूज होगा अभी। सो
आपको ऐसे हर क्लाइंट का बिजनेस समझना पड़ेगा, फिर उस बिजनेस में क्या एसेट्स होते हैं। ओके, तो पूरा इंटरव्यू लेना पड़ेगा आपको क्लाइंट का, क्योंकि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा रहा है सीए कोर्स, बट हर क्लाइंट का बिजनेस तो नहीं सिखा सकते ना कोर्स में, क्योंकि आपका क्लाइंट हॉस्पिटल है तो ये, ओके, आपका क्लाइंट फार्मर है तो ये, एकेडमी है आपका क्लाइंट तो ये, मैन्युफैक्चरर वाला है तो ये, ऐसे कितना सिलेबस होगा ना। वो तो आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जजमेंट लगाओ ना, हॉस्पिटल में क्या इक्विपमेंट्स होते हैं देखते हो आप, तो उसको पूछो हॉस्पिटल वाले को इस इक्विपमेंट का क्या करते हो आप, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ आती है क्या, यही होता है। अगर यही होता है तो एसएलएम लगा दो। वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें तो हर साल चेंज ही होते रहता है, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीनरीज आते रहते हैं, फिर हम रिप्लेस करते हैं पुराने को, तो उस हिसाब से उसको गाइड करना है। तो हर क्लाइंट का बिजनेस आपको सिलेबस में नहीं सिखाने वाले हैं ना, आपको वहां पर जाके एज अ ऑडिटर सब स्टडी करना पड़ेगा, उनका बिजनेस, उनके एसेट्स, वो एसेट्स को समझना पड़ेगा। ओके, विंडमिल वाला क्लाइंट है, सोलर पैनल्स, सो कौन सा भी बिजनेस आप बाहर जाके जितने भी बिजनेस देखते हो, वो कोई भी क्लाइंट आ सकता है ना आपके पास, तो वो स्टडी करना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ ये? एंड लकीली आपके सिलेबस में सिर्फ एसएलएम टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का चेंज है, सिर्फ बाकी मेथड्स में चेंज हुए तो क्या करना है, वो क्वेश्चन से ही नहीं। क्वेश्चन सिर्फ कौन से मेथड में चेंज वाले हैं, एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी। नाउ फैमिलियराइज विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, रेसिजुअल वैल्यू ऑफ पीपी। ओके, यूजफुल लाइफ में चेंज हुआ तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एंड स्क्रैप वैल्यू के लिए उन्होंने क्या नाम दिया है, रेसिजुअल वैल्यू। और आपका ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इंटरमीडिएट में एक टॉपिक है AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नाम है, उस टॉपिक का आधा टॉपिक ये है। तो आपका इंटरमीडिएट का आधा टॉपिक हो गया जब ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये कॉपी करके पेस्ट है उधर पूरा का पूरा, कुछ कुछ चीजें नहीं है सिर्फ, क्योंकि वो AS10 में नहीं है। जैसे कि सम ऑफ डिजिट मेथड वगैरह है ना, तो ये इनकी क्रिएटिविटी है लोगों की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये मेथड ही नहीं है ऐसे कुछ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये 3 है और ये 2 है। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट्स अमोर्टाइजेशन। सो ये पॉइंट नया आ गया ना, जो पहले के सिलेबस में नहीं था। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये पता है आपको। फैक्टर्स क्या है, वही 3 ना, कॉस्ट ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड यूटिलिटी। ओके, यूजफुल लाइफ मतलब ये मशीन 10 साल चलेगा, दैट इज यूजफुल लाइफ। एंड यूटिलिटी मतलब आप ईयर्स में नहीं बता रहे हो, आप बता रहे हो इस मशीन से 1 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, 1 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, ये मशीन वर्थलेस हो गया, दैट इज यूटिलिटी। मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ ईयर्स में बता रहे हो क्या यूजफुल लाइफ, नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में बता रहे हो। फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये मशीन 1 लाख आवर्स चलेगा, 1 लाख आवर्स चलाने के बाद ये मशीन का यूटिलिटी खत्म हुआ, तो वो 1 लाख आवर्स, अगर आपके क्लाइंट का जो प्रोडक्शन है वो 3 शिफ्ट्स में चलता है, 8 आवर्स के होते हैं ना, ऐसे 24 आवर्स हुए, लेबर चेंज होते रहेगा, लेबर 24 आवर्स नहीं काम करेगा, वर्कर चेंज होते रहेगा फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में, बट वो मशीन 24 आवर्स चल रहा है, तो वो 1 लाख आवर्स की यूटिलाइजेशन जल्दी भी हो सकता है। सो नंबर ऑफ ईयर्स पता नहीं है वहाँ पर, 4 साल में भी हो सकता है, 40 ईयर्स में भी हो सकता है, ठीक है।
सो इसमें भी आपको बताया जा सकता है यूजफुल लाइफ. दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम द क्लाइंट, एंड क्लाइंट को नहीं जम रहा है एस्टिमेट करने के लिए, तो आप हेल्प करो उसको हाउ टू एस्टिमेट. ओके. एंड रेसिजुअल वैल्यू भी आइडियली उसने ही एस्टिमेट करके देनी चाहिए. उसको ही पता ना उसके बिजनेस का कि ये मशीनरी, आपको क्या पता कि जूना बाजार में कितने को सेल होगी. आप थोड़ी वो बिजनेस कर रहे हो, बट उसको नहीं पता है तो उसको हेल्प करो. वैल्यूअर्स वगैरह होते हैं, उनके नंबर दो, या खुद वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट कोर्स करो एंड वैल्यूअर बन जाओ हमारे इंस्टीट्यूट का. एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम कल करने वाले हैं, मतलब थ्योरी कल करेंगे. सो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, मशीनरी परचेस की है उन्होंने फॉर 1,10,000. सो कॉस्ट इज 1,10,000 एंड रेसिजुअल वैल्यू भी क्वेश्चन में दी रहेगी 10,000. मतलब 1,10,000 आपने पहले पे किया जब आपने मशीनरी परचेस की, एंड यूजफुल लाइफ उन्होंने दिया है. इट इज एस्टिमेटेड दैट द मशीनरी विल वर्क फॉर 5 years. सो आफ्टर 5 years 10,000 आपको मिलने वाले हैं. मतलब एक्चुअल आपको कॉस्ट 1 लाख ही लगी है ना, क्योंकि 10,000 बाद में रिकवर होने वाले हैं. सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 years, 20,000 पर ईयर. सो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या हुआ? डेप्रीसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years था, एंड डेप्रीसिएबल अमाउंट मतलब क्या? एक्विजिशन कॉस्ट लेस रेसिजुअल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रीसिएबल अमाउंट. जो अमाउंट डेप्रीसिएट हो सकती है, डेप्रीसिएबल. ओके. तो वो 1,10,000 नहीं है, 1,10,000 कॉस्ट है, 1 लाख इज डेप्रीसिएबल अमाउंट. वो कैसे आई? 10,000 माइनस करके, विच इज रेसिजुअल वैल्यू. सो डेप्रीसिएबल अमाउंट 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 20,000. ये सब कल करेंगे. कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, किसके कॉस्ट में? पीपीई के, फिक्स एसेट के. तो ये कॉपी पेस्ट है पूरा, वहां पर भी AS10 में एबीसी इंक्लूड होता है. एबीसी में से जो बी है ना, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं. ये एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ABCDEF. ओके. एंड ये क्या है? फॉलोइंग एक्सपेंसेस शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो ये इंक्लूड नहीं करना है. ये कौन है? ABCD है. तो वो कल देखेंगे 4 कौन से एक्सक्लूड करने. मेथड्स तो मेनली देखो कॉमनली यूज ये 2 ही है. स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग. सो रिजल्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड रिजल्ट्स इन अ कांस्टेंट चार्ज over the useful life if the residual value of the asset does not change. रेसिजुअल वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो चेंज हुई तो क्या चेंज होगा? डेप्रीसिएबल अमाउंट. जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट कितनी थी? 1,10,000 ना, एंड रेसिजुअल वैल्यू 10,000 था. सो डेप्रीसिएबल अमाउंट कितनी थी? 1 लाख. अभी वो बोल रहे रेसिजुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई तो हर साल क्या होगा? हाँ, कांस्टेंट आएगा ना डेप्रीसिएशन. सो हर साल कांस्टेंट 20,000 आएगा. ये चेंज नहीं हुआ तो इसको चेंज कर देते हैं 5,000. तो ये कितना होगा? 1,05,000. तो ये चेंज होगा. करेक्ट. सो ये कांस्टेंट चार्ज रहेगा ओवर द यूजफुल लाइफ इफ द रेसिजुअल वैल्यू ऑफ द एसेट डज नॉट चेंज. एंड डिमिनिशिंग में क्या होगा? रिजल्ट्स इन अ डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ. डिक्रीजिंग मतलब कम होते जाएगा ना, एंड यहाँ पर कांस्टेंट.
ये पढ़ो, इनकम टैक्स रूल्स क्या बताता है. हाउएवर प्रिस्क्राइब द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एसेट्स ऑफ एन अंडरटेकिंग engaged in the generation and distribution of power. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MSEB, ये एंटिटी क्या करती है, जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर. तो उनके पास MSEB के पास जो एसेट्स होंगे उसके लिए कौन सी डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, करेक्ट. बाकी सबके लिए इनकम टैक्स बताता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ओके, इनकम टैक्स रूल्स के लिए अलग, अकाउंटिंग के लिए अलग. सो अकाउंटिंग करते वक्त आप SLM अगर आपने यूज किया है और नेट प्रॉफिट निकाला है तो बुक्स ऑफ अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट पे टैक्स नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन SLM से किया था तो वो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है एंड WDV वाला डेप्रिसिएशन लेस करना है, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स है. तो ये आप इनकम टैक्स सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट में सीखोगे. ऐसे बहुत सारे है एक्सपेंसेस जो ऐड बैक करने हैं, जैसे कि बोनस गिवन टू एम्प्लॉइज. आप क्या करोगे, लेस करोगे ना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, बट वहां पर कब लेस कर सकते हैं, अगर एक्चुअली पेड है तो. नहीं तो लोग क्या करेंगे, बोनस दिखाओ, सैलरी दिखाओ एम्प्लॉइज को, प्रॉफिट कम करो, टैक्स कम पे करो. क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग भी सैलरी है तो भी आप क्या करते हो, पूरी 12 महीने की सैलरी डेबिट करते हो. वो पूरी 12 महीने की आउटस्टैंडिंग है तो भी आपका प्रॉफिट कम हो रहा है ना. फिर इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, वो सारी सैलरी ऐड बैक कर दो जो पे नहीं की है, फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करोगे. ये होता है टैक्स. ओके, इंटर में झलक मिल जाएगी 50 मार्क्स के लिए एंड फाइनल में पूरा पिक्चर, ट्रेलर, इंटर, टैक्स का. स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए ये देखा है हमने, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है. सो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू मतलब ही डेप्रिसिएबल अमाउंट अपॉन यूजफुल लाइफ. एंड स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है. जनरली 11th स्टैंडर्ड में ये रेट दिया था, इधर भी देते ही है वो, बट कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100. मतलब वो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन 20,000 था ना, हाँ, डिवाइडेड बाय क्या था, हाँ कॉस्ट लेनी है, करेक्ट, डेप्रिसिएबल अमाउंट नहीं, करेक्ट, 1,10,000 इंटू, हाँ ये रेट हुआ. ओके, एक 10 मिनट ब्रेक लो, फिर 4:30 तक कंटिन्यू करते हैं. ये सो पहले हम अमोर्टाइजेशन सीख रहे हैं क्योंकि वो नया कंसेप्ट है न्यू सिलेबस में. सो अमोर्टाइजेशन इज depreciation on intangible asset. So it is the concept of amortization in case of intangible asset is similar to the concept of depreciation in case of tangible asset. So amortization can be defined as same वैसी definition है, systematic allocation. Okay, allocation कैसे भी करना है या systematic allocation of the depreciable amount of an intangible asset over its useful life. Depreciable amount is the cost of the asset less its residual value. ये भी देखा था ना हमने, मतलब tangible के लिए भी यही फॉर्मूला है, intangible के लिए भी यही फॉर्मूला है, depreciable amount का cost less residual value. So देखो, I think 11th के टेक्स्ट बुक में scrap value वर्ड है क्या,
हाँ, तो वो यूज मत करो अभी, इधर वो क्या यूज कर रहे हैं वर्ड, रेसिजुअल वैल्यू। ओके, रेसिजुअल मतलब रिमेनिंग समर्थ, रेसिजुअल। ओके, ड्यूएल सिम तो देखा होगा मोबाइल में, ड्यूएल सिम, ड्यूएल सिम, हाँ, DUAL, उसका स्पेलिंग DUAL है, ड्यूएल सिम के आगे RES है, रेसिजुअल। ठीक है, यूजफुल लाइफ आइदर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज बाय द एंटरप्राइज। सो वो टाइम हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स या ईयर्स, ईयर्स करेक्ट, या आइदर ये और नंबर ऑफ प्रोडक्शन or similar units expected to be obtained from the asset by the enterprise. And residual value is the amount which an enterprise expects to obtain for an asset at the end of its useful life after deducting the expected cost of disposal. Okay? तो स्क्रैप वाला जो बंदा है उसने आपको बताया कि ये से हम 5,000 में लेके जाते हैं, बट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी 500 रुपये, तो रेसिजुअल वैल्यू कितना हुआ, 5,000 माइनस 500, 4,500। ये रेसिजुअल वैल्यू आप लेस करोगे फ्रॉम कॉस्ट, कॉस्ट लेस रेसिजुअल वैल्यू विल बी योर डेप्रिसिएबल अमाउंट। ओके, डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट should be allocated on a systematic basis over the best estimate of its useful life. Amortization should commence when the asset is available for use. ओके, जब से अवेलेबल है तब से। इंटेंजिबल के एग्जाम्पल्स आपका सॉफ्टवेयर, कौन सा भी सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, ऑडिटिंग का, एडमिशन सॉफ्टवेयर, कौन से भी सॉफ्टवेयर जो इंटेंजिबल है। उसके बाद वेबसाइट, हाँ, ये सब एसेट है ना, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ओनर हो। ओके, एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज, आप कंट्रोल करोगे, मतलब आप डिसाइड करोगे ना कि वेबसाइट कैसे यूज करनी है। ओके, बट वो आप देखते हो क्या, हाँ मैम इनका वेबसाइट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देखो ट्रक से जा रहा है। ओके, मतलब वो क्या है, इंटेंजिबल है, उसको टच नहीं कर सकते हैं। ओके मैम, मैंने आज वेबसाइट को हाथ लगा के आ गए, सो इसलिए वो इंटेंजिबल है। सो एग्जाम्पल मैंने क्या क्या दिए, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, आप बताओ। ट्रेडमार्क्स मतलब कैपिटल T होता है, सर्कल किया होता है उसको। सो जो मैकडोनल्ड्स का M है उसका ट्रेडमार्क है। सो आपने आगे जाके अगर कुछ फूड चेन स्टार्ट की तो आप वो M यूज नहीं कर सकते, और यूज किया तो लीगल एक्शन हो सकती है। ओके, आप देखो, आप हाईवे से जब जाते हो घूमने, आपको सिर्फ एक बोर्ड दिखता है, M 5 किलोमीटर्स अवे, तो वो M देख के हमें क्या समझता है, 5 किलोमीटर्स के बाद क्या आने वाला है, मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स ही आने वाला है। ये कंफर्म कैसे समझता है, क्योंकि वो M का ट्रेडमार्क उन्होंने लेके रखा है और उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। ठीक है, सो वो ट्रेडमार्क जो लेते हैं ना, उसका पेमेंट करना पड़ता है। रजिस्टर किया मतलब उन्होंने लोगो, सक्सेस मंत्रा का लोगो ट्रेडमार्किंग का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर किसी ने वो पेंसिल उठाई, वो जो पेंसिल है हमारी SS है, तो वो यूज कर सकता है। मैं एक्शन नहीं ले सकती हूँ उसके आगे, क्योंकि मैंने लीगली उस लोगों को रजिस्टर किया नहीं है। ठीक है, सो जिसने रजिस्टर्ड किया हुआ है वो ये लीगल केस कर सकता है। ओके, आपको वो जेमिनी सनफ्लावर पता है, हाँ, तो उसमें बनावट वाला आता है जेमिनी, जेनीमी, सो दिखता जेमिनी ही है वो, बट हम थोड़ी स्पेलिंग पढ़ने जाते हैं, जेनीमी वाला भी लेके आ सकते हैं, तो वो फेक है जेनीमी, द ओरिजिनल इज जेमिनी। वैसे ही बिस्लेरी की बॉटल,
हम स्पेलिंग पढ़ते हैं क्या बिस्लेरी? नहीं, तो वो बिसरीली आ रहा है उल्टा, बिस्लेरी के जगह बिसरीली, ऐसे भी वही फॉन्ट यूज करना है। ओके, वही सब कलर बिलर वही। कौन फॉन्ट पढ़ने जाता है? बताओ, आप क्या बोलते हो? एक बिस्लेरी दो, दे दियो, तो वो फेक है। ओके, तो ये ऐसे लीरी का रीली वगैरह क्यों करते हैं? क्योंकि जो लीरी है ना ओरिजिनल, उसका ट्रेडमार्क है, तो लीरी नहीं यूज कर सकते, तो रीली तो यूज कर ही सकते हैं, वो थोड़ी ट्रेडमार्क है। तो मैंने बिस रीली, फॉन्ट वही, कलर वही, और हमें क्या लगता है? बिस्लेरी पी रहे हम। जेमिनी का भी जेनीमी, जेनीमी का थोड़ी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क तो रजिस्टर्ड जेमिनी का है। जेमिनी सनफ्लावर एक ऑयल का ब्रांड है। हाँ, इन दोनों को पता होगा, तुम्हें पता है? अक्षय कुमार ऐड करता है इसलिए पता है ना। तो ट्रेडमार्क मतलब वो टी, कॉपीराइट का सी मैंने दिखाया था आईसीआई के मॉड्यूल में। सो जो बुक्स वगैरह लिखते हैं राइटर्स, अगर आपने बुक लिखा है और आपका कॉपीराइट नहीं है, इसका मतलब आपने जो लिखा है, आपकी क्रिएटिविटी, वो स्टोरी में चुरा सकती हूँ और मैं मेरे नाम से सेल कर सकती हूँ, ये मैंने लिखा हुआ बुक है, 2 स्टेट्स मैंने लिखा। ओके, बट अगर कॉपीराइट है तो चेतन भगत एक्शन ले सकता है, वो राइटर है ना, क्योंकि ओरिजिनल। तो जिनको बुक्स के राइटर है, पब्लिशिंग के राइट्स जिनके पास है, पब्लिशिंग राइट्स भी होते हैं। उसके बाद आप फिल्म देखने जाते हो तो स्टार्ट में सब आता है, मीडिया पार्टनर ये है, ये है, ये है, ये, तो उनके पास वो राइट है मूवी दिखाने का। हम लगा सकते हैं क्या मूवी थिएटर पे? हमें राइट ही नहीं है ना वो। ओके, तो वो पब्लिशिंग राइट्स वगैरह भी क्या है? इंटेंजिबल है, क्योंकि वो कंट्रोल वही कर सकता है जिनको वो राइट मिले हुए हैं। तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स भी बहुत है। हाँ, हम कहाँ तक रुकते हैं मैम? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, खत्म, इंटेंजिबल एसेट ही खत्म हो जाते हैं। मैथ्स, सॉफ्टवेयर। ओके, तो जितने भी ऐसे राइट्स मिलते हैं ना, वो क्या है? सब इंटेंजिबल। अगेन आपको प्रोडक्शन वाले, प्रोड्यूसिंग कंपनी, ये भी आपका क्लाइंट हो सकते हैं, फिर तो मूवी आपके लिए फ्री ही हो जाएगी। सिटी ब्राइट थिएटर, वो भी आपका क्लाइंट हो सकता है, फिर तो क्या सारे फ्रेंड्स को फ्री दिखा सकते हो। आप ऑडिटर हो ना, तो ऑडिटर तो आपके लिए सिर्फ आप और आपकी फैमिली, पूरा शो सिर्फ आप देखोगे, ऑडिटर। ओके, तो कैसे क्लाइंट्स लाने आपको समझाओगा? हाँ मैम, मैं थिएटर वाला ही क्लाइंट लूंगा। सो amortization should commence when the asset is available for use. So आपका एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर आपने बनाया खुद से, वो अवेलेबल है फॉर यूज, बट आपने 1 महीना उसको यूज ही नहीं किया। जैसे वो 1 अप्रैल को ही अवेलेबल हो गया एंड आपने 1 मई से एक्चुअल यूटिलाइजेशन स्टार्ट किया, तो कब से अमोर्टाइजेशन करोगे? 1 अप्रैल से अवेलेबल फॉर यूज। ये एक्चुअल हुआ ना, और ये अवेलेबल हुआ, ठीक है। इट इज प्रिज्यूम दैट यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विल नॉट एक्सीड, ये अंडरलाइन करो, ये क्योंकि टेंजिबल में ऐसे कहां पर भी नहीं था लाइन। इट इज प्रिज्यूम मतलब ही इट इज एज्यूम्ड दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट will not exceed 10 years from the date when the asset is available for use. So intangible asset के लिए 10 years assume करते हैं यूजफुल लाइफ। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं है, ये दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इंटेंजिबल एसेट्स का अलग स्टैंडर्ड है। तो ये जो लाइन है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में दी है कि आपको अगर यूजफुल लाइफ इमेजिन नहीं हो रहा है, एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, तो स्टैंडर्ड ने 10 इयर्स दिया है, बट उसको एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पढ़ो। अनलेस एविडेंस एग्जिस्ट टू द कॉन्ट्ररी, जैसे आप प्रूव कर सकते हो कि हमारा जो इंटेंजिबल एसेट है उसका यूजफुल लाइफ मोर देन 10 इयर्स है। सो फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो,
given the rapid changes in technology, computer software and many other intangible assets are susceptible to technological obsolescence. Therefore, it is likely that their useful life will be short. Okay? Technological obsolescence मतलब हाँ टेक्नोलॉजिकली डिटोरेट होना, एंड ससेप्टिबल मतलब ससेप्टिबल टू टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस मतलब इट इज डिपेंडेंट, अफेक्ट होता है ना. ओके क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इमोशनल होते हैं तो उनको अफेक्ट होता है, दे आर ससेप्टिबल to the result or to any events in their personal, professional, educational life. तो वो susceptible होते हैं, इमोशनल. कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. ओके दुनिया में आग लग गई तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे होते हैं. ओके आपके फ्रेंड्स है कुछ ऐसे ना, फुल बिंदास, मैम कुछ होता ही नहीं है हमें. So they are not susceptible. फेल झालो वैसा ही मूड, पास हो गए सेम मूड, देखे होंगे ना आपने ऐसे. ओके एंड जो ससेप्टिबल है मतलब उनको फर्क पड़ता है कुछ, तो पास होने के बाद कुछ अलग, फेल होने के बाद कुछ अलग. और जो ससेप्टिबल नहीं है मतलब काही झालं तरी आम्ही चिल ब्रोच असतो, चिल ब्रो. तो वो ससेप्टिबल नहीं है. सो ससेप्टिबल मतलब समझ में आ गया आपको. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वहां पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जल्दी होते हैं, तो जल्दी क्या हो जाएगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा. ओके टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड हो जाना. जैसे कि सीडी प्लेयर्स, सीडी यूज करते हो आप अभी भी यूज, सीडी में देखते हो मूवी, अमेजॉन प्राइम ना अभी. हाँ फिर पेन ड्राइव थोड़ा बहुत यूज करते हो पेन ड्राइव का, सीडी तो बिल्कुल नहीं. कैसेट वगैरह तो, टेप रिकॉर्डर ही नहीं है, लैंडलाइन नहीं है. अरे वाह. ओके therefore it is likely that their useful life will be short. So 10 years से कम हो सकता है, सिमिलरली 10 years से ज़्यादा भी हो सकता है. सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट्स विथ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स फॉर अ पीरियड exceeding 10 years will be amortized over such extended period rather than the presumed period of 10 years. Okay, so for example contractual rights कैसे होते हैं, देखो हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपके क्लाइंट को. ओके एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको राइट मिला है कि हाईवे बनाओ और टोल चार्ज करो, और वो कॉन्ट्रैक्ट है उनका 20 साल के लिए कि 20 साल में हाईवे बनाओ और टोल चार्ज करो. तो वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट मिला है उनको, उस राइट की वजह से वो टोल चार्ज कर सकते हैं. तो अभी यूजफुल लाइफ उस राइट का हक, राइट म्हणजे उजवा, राइट मतलब हक यहाँ पर. तो वो हक हमें कितने पीरियड के लिए मिला है, 20 ईयर्स. तो इसलिए 20 ईयर्स पे हमारा एमोर्टाइजेशन होगा. सो वो बोल रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मतलब. ओके उसके बाद विंडमिल देखा है आपने, विंडमिल, ये विंडमिल चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको 15 साल के लिए, तो वो राइट आप क्या करोगे 15 साल के लिए. सो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो राइट मिलते हैं उसका यूजफुल लाइफ अलग हो सकता है. इट कैन एक्सीड द प्रिज्यूम 10 ईयर्स. प्रिजम्पशन मतलब ही एजम्पशन, तो ये 10 ईयर्स का एजम्पशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में दिया है. बट कॉन्ट्रैक्चुअली आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो राइट है, ये कॉन्ट्रैक्ट देखो ये 15 ईयर्स के लिए राइट दिया हुआ है हमें, तो इसलिए हम 15 ईयर्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन कर सकते. सो आपको एज अ ऑडिटर, एज अ सीए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कि उसमें सच में 15 ईयर्स मेंशन किया है ना, एंड इसलिए वो 15 ईयर्स पे अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे हैं ना अकाउंटेंट. सो आपको अकाउंटेंट वो प्रूफ देगा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो ये.
ओके तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या चेक करना है कि वो वैलिड है या एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही दिखाना है हमारा। अगर अकाउंटेंट आपको एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है तो आप बोलो इसको रिन्यू करो। अगर ये रिन्यू नहीं हो सकता तो आप एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्रूफ दिखा रहे हैं ना, करेक्ट। सो एज अ ऑडिटिंग कैसे समझ में आ गया। सो हमें जो अकाउंटिंग सीखना है वो चेकिंग के एंगल से सीखना है कि आप अमोर्टाइजेशन की का अकाउंटिंग अकाउंटेंट करेगा, बट वो करेक्ट किया है या नहीं किया है अमोर्टाइजेशन का अमाउंट, वो आपको चेक करना है। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स वाला अगर इंटेंजिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको इनवॉइसेस मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर आइदर वो खुद बनाएगा, नहीं तो क्या करेगा, परचेस मतलब इनवॉइस। वेबसाइट डेवलपर का इनवॉइस होगा ना उसके पास, तो उससे कॉस्ट समझेगी। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स ये रजिस्टर करने के लिए वो पेमेंट किया होगा उसने गवर्नमेंट को, और फिर वो सर्टिफिकेट होगा उसके पास रजिस्ट्रेशन का कि देखो मेरा लोगो रजिस्टर्ड है, मेरा ये बुक रजिस्टर्ड है। एक ऑथर, बुक का ऑथर भी आपका क्लाइंट हो सकता है। हाँ, कोई भी क्लाइंट हो सकता है। जितने बिजनेस इमेजिन कर सकते हो उसमें से कोई भी क्लाइंट हो सकता है आपका। सिमिलर टू डेप्रिसिएशन, द अमोर्टाइजेशन मेथड यूज शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न। यहाँ पर भी पैटर्न के हिसाब से ही लगाना है मेथड। should reflect the pattern in which the assets economic benefits are consumed by the enterprise। मतलब economic benefits मतलब उससे पैसे आने चाहिए। सो पैटर्न अगर सेम है हर साल तो SLM, यहाँ पर भी SLM है amortization में। if that pattern cannot be determined reliably, straight line method should be used। अगर पैटर्न आपको डिटरमाइन हो रहा है तो पैटर्न के रेशो में अमोर्टाइजेशन चार्ज करो, रेशो में। पैटर्न अगर नहीं हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, सो ये आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में तो वो डायरेक्टली देंगे, करेक्ट। द अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ एक्सपेंस। सो जैसे हम डेप्रिसिएशन को भी क्या करते हैं, एज अ एक्सपेंस चार्ज करते हैं। एंड एंट्री कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट का नाम पीपी, तो यहाँ पर अमोर्टाइजेशन टू इंटेंजिबल एसेट जो भी है, सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइट है, एंट्री सेम है, ठीक है। सो द अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए एक्सपेंस अनलेस परमिटेड। अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। अनलेस से आपको समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश सेंटेंस तो इफ नॉट यूज करना है। मैं यही करती हूँ। सेमी इंग्लिश कौन है, सेमी इंग्लिश मीडियम, तो आप इफ नॉट यूज करो। ओके, इफ नॉट कैसे यूज करना है देखो, द अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इफ इट इज नॉट परमिटेड or not required to be included in the carrying amount of another asset। if not मतलब if it is not permitted or if it is not required to be included in the carrying amount of another asset, तो P&L को डेबिट कर दो। ओके, कुछ एसेट आप क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पेटेंट। सो आप फूड इंडस्ट्री में हो, आपने कुछ एक क्रिएटिव डिश की है, उसका पेटेंट लिया है आपने। ओके, तो वो गुड्स हुए ना आपके फूड आइटम्स, वही आपका बिजनेस है, तो वो गुड्स के इसमें पेटेंट की कॉस्ट जाएगी, अमोर्टाइजेशन उसमें ऐड करना है, P&L को नहीं डेबिट करना है, ठीक है। कौन सा मशीनरी आप बना रहे हो और वो मशीनरी इतनी क्रिएटिव बनाई आपने कि आपको लगता है कि हाँ ऐसी कोई किसी ने बनानी नहीं चाहिए, तो उस मशीनरी का आपने पेटेंट लिया। मशीनरी टेंजिबल एसेट, तो उसके कॉस्ट में ये पेटेंट का अमोर्टाइजेशन ऐड करना है। सो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अमोर्टाइजेशन।
P&L अकाउंट डेबिट टू अमोर्टाइजेशन एंट्री नहीं होगी। कब? जब वो दूसरे एसेट के लिए इंटेंजिबल एसेट अगर यूज हो रहा है तो। ठीक है। मैकडॉनल्ड्स का जो एम है ट्रेडमार्क, तो वो क्यों उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करके रखा है? क्योंकि लोगों को कहाँ से भी समझ में आना चाहिए कि एम मतलब मैगडी, करेक्ट। तो उससे बिजनेस बढ़ रहा है ना। 5 किलोमीटर से ही फ्रेंच फ्राइज दिखने लगते हैं कि नहीं? मतलब बिजनेस बढ़ रहा है ना। हम उधर ही कार में डिसाइड करते हैं कि डन है। ओके, तो ये एडवर्टाइजमेंट होता है कि जब फूड मॉल आने के बाद सोचना ही नहीं है, क्योंकि 5 किलोमीटर पहले से ही डिसाइड हो चुका है मैगडी। तो बिजनेस किसका हुआ? फूड मॉल में जाने के बाद इधर उधर देखेंगे ही नहीं ना लोग सीधे कहाँ पर आएंगे? मैगडी, क्योंकि 5 किलोमीटर से ही ऐड लगा के रखो। वो फ्रेंच फ्राइज थिंकिंग स्टार्ट होना चाहिए। ओके, सो वो जो ट्रेडमार्क का टी है उसका अमोर्टाइजेशन P&L को डेबिट होगा, क्योंकि वो ट्रेडमार्क यूज करके कुछ एसेट बना कर नया कुछ नहीं, उससे हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस बढ़ा रहे हैं ना। ओके, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की वजह से वो एम कोई खरीद नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता है। और उससे क्या होता है? एम है मतलब कंफर्म मैगडी है, ये कस्टमर को समझता है, इसलिए वो ट्रेडमार्क लिया है। तो वो ट्रेडमार्क का ये क्या है? ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज बिजनेस। इससे टू क्रिएट एसेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू क्रिएट एसेट है, जैसे मशीनरी क्रिएट की, ये पेटेंट कर दिया उसका हमने, तो फिर वो अमोर्टाइजेशन पेटेंट का मशीनरी में जाएगा। मशीनरी टू अमोर्टाइजेशन, पहली एंट्री तो सेम होने वाली है, अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट। एंड फिर अमोर्टाइजेशन कहाँ पर शिफ्ट करना है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, मतलब वो क्लाइंट को पूछना पड़ेगा ना, इस इंटेंजिबल एसेट का आप क्या करने वाले हो। आइदर P&L अकाउंट डेबिट नॉर्मली उधर ही, अदरवाइज और एनी पीपी ना, एनी पीपी जिसमें आप उसको यूज करने वाले हो वो अकाउंट डेबिट होगा टू अमोर्टाइजेशन अकाउंट। ठीक है। इलस्ट्रेशन 13 पहले करते हैं, ये एक थ्योरी बाकी है मुझे पता है, बट वो कल करेंगे। हाँ, वो थोड़ी एडवांस लेवल की है, इसलिए इलस्ट्रेशन देखो बहुत इजी है। शो द पेटेंट अकाउंट एंड अमोर्टाइजेशन अकाउंट फॉर द ईयर 21 एंड 22। कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड अ पेटेंट। द पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। सो इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करने के लिए जो भी क्राइटेरिया लगता है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। वो आपको क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। इंटरमीडिएट में AS26 इंटेंजिबल एसेट में है वो क्राइटेरिया, इसलिए यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली दिया है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। ऑन 1 जुलाई 21 रजिस्टर्ड अ पेटेंट, ऑन 1 जुलाई 21 डेवलप्ड, वो पेटेंट डेवलप किया है उन्होंने एट अ कॉस्ट ऑफ ₹28 लाख एंड स्पेंड 2 लाख टूवर्ड्स लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन। द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. The books are closed on 31st December every year. ओके, सो amortization कब से स्टार्ट करोगे? 1 जुलाई 21 से। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट 28 लाख लेना है या 30 लाख लेना है? 30 लाख। एंड ईयर एंड कब हो रहा है? 31st दिसंबर। सो पहले के तो पूरा साल नहीं हो रहा है, कितने मंथ्स हो रहा है? 6 मंथ्स ही हो रहे हैं। सो 30 लाख डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स है? 10 ईयर्स। ऐसे 3 लाख एनुअल अमोर्टाइजेशन आया ना, बट फर्स्ट ईयर का 6 मंथ्स का ही आएगा। हाँ, 1,50,000 ये देखो। ओके, वो भी एनुअल डेप्रिसिएशन ही बेचारे बोल रहे हैं, एनुअल अमोर्टाइजेशन चाहिए ना, तो दोनों लेजर अकाउंट
प्रिपेयर करने हैं 2 साल के। फर्स्ट ईयर का कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स एंड सेकेंड ईयर का फुल ईयर का। करेक्ट। सो पेटेंट अकाउंट फर्स्ट ईयर 1 जुलाई 2021 टू बैंक 28 लाख। अगेन अलग से दिखाओ, टू बैंक 2 लाख लीगल एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस, क्योंकि 2 अलग लोगों को पेमेंट है ये। लीगल फीस लॉयर को वगैरह दी होगी, लीगल कंसल्टेंट को, एंड ये 28 लाख पेटेंट डेवलपर को दी होगा, जिसने पेटेंट आपको डेवलप करके दिया उसको पेमेंट किया, इसलिए वो 2 अलग एंट्रीज दिखाओ। ओके, उसके पीछे का लॉजिक आपको पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं, देखो मैम हम एक ही एंट्री में 2 बैंक 30 लाख, तो लॉजिक क्या है? ये आदमी अलग है और ये अलग है, 28 लाख वाला अलग है, 2 लाख वाला अलग है, तो 2 अलग ही एंट्रीज करने चाहिए ना। बाद में अगर वो आया लॉयर लीगल कंसल्टेंट, मेरे 2 लाख दे दो, तो आप कैसे ढूंढते बैठोगे? 30 लाख में गया है वो 2 लाख। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? 2 अलग लोग हैं तो 2 अलग एंट्रीज करने, आलस करना नहीं है। सो 30 लाख एंड 31 दिसंबर 21 को बाय अमोर्टाइजेशन अकाउंट 3 लाख एनुअल है तो 6 मंथ्स का 1,50,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से बाय अमोर्टाइजेशन 3 लाख एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अमोर्टाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट ईयर का 2 पेटेंट बाय P&L, 2 पेटेंट बाय P&L, सेकेंड ईयर का भी। छान है ना? है इसमें कुछ मेथड्स ही नहीं है, इतने सारे तो नहीं है। एक्सपेक्टेड पैटर्न अगर आपको दिया है उन्होंने, तो उस पैटर्न के रेशो में आएगा अमोर्टाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 10:9:8:7:2 वो रेशो देंगे। रेशो नहीं दिया है तो SLM एक ही है। कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन फॉर द 4th ईयर। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ अ मूवी। अमेजॉन प्राइम से ही प्रेरित होके ये इलस्ट्रेशन आया है। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी है, उनको स्ट्रीमिंग राइट्स मिले हैं ऑफ अ मूवी, हाँ, फॉर ₹18 लाख विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग पीरियड बीइंग 10 years एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर मतलब कितने साल बीत चुके हैं? 3 years completed. At the beginning of the 4th year, based on the decline in viewership, Prime Streaming Company decided to stream the movie only for the next 5 years. So 3 साल के बाद उन्हें क्या लगा? अभी 5 ही साल बचे, so टोटल 8 हुए ना। पहले लग रहा था 10 साल चलेगी मूवी। सो अमोर्टाइजेशन पर ईयर पहले उन्होंने किया 18 लाख अपॉन 10, 1,80,000 से, फिर 3 साल का किया ना। 3 साल तो अच्छा चल रहा था, सो कितना? 1,80,000 इंटू 3, 5,40,000 हो चुका है अमोर्टाइजेशन। सो एट द एंड ऑफ 3rd ईयर उसकी जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रीमिंग राइट्स एट द एंड ऑफ 3rd ईयर 18 लाख माइनस 5,40,000, ये 3 साल का है 5,40,000, तो वो हो गया 12,60,000 बचा है। एंड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर वो बोल रहे रिमेनिंग इज 5 ना, तो ये 12,60,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 5 होगा। करेक्ट। ओके, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेट 7 थी, एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेट 5 है, सो डिवाइडेड बाय 5 करके 2,52,000 अमोर्टाइजेशन आया फॉर द 4th ईयर ऑनवर्ड्स। फॉर द ईयर पूछा है, 4th ईयर, हाँ फॉर द 4th ईयर, और उन्होंने एडिशनली बताया कि ऑनवर्ड्स, इसके बाद भी इतना ही आएगा। फिर से चेंज हुआ ईयर तो ये चेंज हो जाएगा। ऐसे सेम हमने किया था क्या? चेंज इन यूजफुल लाइफ, हाँ ये भी सेम था 7 का 5। तो आज आप 13 एंड 14 घर पे सॉल्व करोगे क्या बिना देख के? अमोर्टाइजेशन का एक्सरसाइज में कुछ है क्या दिया हुआ, या एक्सरसाइज वही पुराना है? हाँ, फर्स्ट वाला तो याद आया ही होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। सेकेंड थर्ड वही है सब, 4th 5th 6 में भी मशीनरी।
हाँ, सिर्फ 13-14 दो ही इलस्ट्रेशन है रिलेटेड टू अमोर्टाइजेशन। ओके, सो ये कंप्लीट करो एंड यूट्यूब पे वीडियो भी देखो डेप्रिसिएशन का। जो अगर यूट्यूब से हो गया तो ठीक, नहीं तो जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उतने हम मंडे को करेंगे। पूरा करने की जगह पे सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ एंड उतनी करेंगे। पार्टनरशिप आणि हे असं ऑप्शन में है, सो मंडे को कौन सा स्टार्ट करना है? और कुछ नए टॉपिक आए हैं ना? सिंगल एंट्री, हाँ वो हुआ है ना हमारा फर्स्ट टेस्ट में ही। कंपनी अकाउंट्स में कुछ नया आया है, रिडम्पशन एंड राइट बोनस इशू, राइट इशू, तो वो करेंगे क्या पहले? क्योंकि इसके कैसे वीडियोस अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स के, तो जिसके अवेलेबल नहीं है वो पहले कर लेते हैं ना, दोपहर के ही टाइम। सिर्फ जल्दी स्टार्ट करेंगे, 2 to 3:30। यस, चलो। सो आई थिंक डेप्रिसिएशन आपके तरफ से कल संडे तो थोड़ा फटाफट कंप्लीट कर लो। जो डिफिकल्ट जा रहा है लिस्ट बनाओ, मंडे को वो डिस्कस करेंगे। देन पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स आप स्टार्ट तो करो एंड उसमें भी जो डिफिकल्ट है वो करेंगे फिर बाद में। पहले वो कंप्लीट करते हैं रिडम्पशन वाला पार्ट। ओके।